नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम धान की फसल में स्प्रे विधि से किन किन खादों का इस्तेमाल करें। हम ऐसी बहुत सारी खादों का इस्तेमाल स्प्रे विधि से कर सकते हैं जो आप धान में डालेंगे तो उससे उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, धान की खादों का इस्तेमाल हम लगभग दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप ज़मीन में मिट्टी में उसका प्रयोग करें, जो हम दानेदार खाद या फिर जो पाउडर के रूप में आती है उन खादों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम उन खादों का या कुछ खादों का हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्प्रे विधि से प्रयोग की जाने वाली लगभग ज़्यादातर खादें आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी अवश्य हो सकती है, लेकिन एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो किसान साथियों, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो हम बहुत सारी चीज़ों का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमने चीज़ रखी हुई है वो है NPK। जो घुलनशील NPK आते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि धान की फसल में हम किन किन घुलनशील NPK खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे NPK 19-19-19 के बारे में। इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना है, A to Z पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, इस NPK में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% की मात्रा में पोटास की मात्रा पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीन तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे के शुरुआती विकास, बढ़वार, कल्ले के फुटाव, जड़ विकास में काफ़ी सहायता मिलती है। तो अब बात आती है कब इसका इस्तेमाल करें। तो धान की फसल अगर आपकी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही है, अच्छे से कल्ले का विकास नहीं दिख रहा है, तो यह NPK वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन कल्ले निकलते समय आप डालेंगे तो कल्ले का बढ़वार, फुटाव अच्छे से होगा। तो शुरुआती अवस्था में आपको डालना है लगभग 25 दिन के आसपास। धान की रोपाई के बाद 25 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे। 25, 30, 35, 40, 45, मतलब बाली आने से पहले तक इसको डाला जा सकता है, लेकिन 25-30 दिन का समय सबसे अच्छा, सबसे अनुकूल समय होता है NPK 19-19-19 डालने का। कोई भी आप NPK इस्तेमाल करें, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों प्रयोग की जाती है। तो पहला हमने जाना कि NPK 19-19-19 कब डालना है। आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर दोबारा से फिर से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि हाँ फिर से फसल कमज़ोर है, अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, तो आप डालिएगा, अन्यथा डालने की आवश्यकता नहीं है। और पहली बार जो मैंने बोला कि आप 25 दिन के आसपास इस्तेमाल करिए, तो सभी किसान साथियों को NPK 19-19-19 डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही किसान साथी इस NPK का इस्तेमाल करें जिसकी फसल में थोड़ा सा कमज़ोरी दिखे, अच्छे से विकास ना दिख रहा हो, थोड़ा पीलापन दिख रहा हो, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपने सभी खादें जो हम बेसल डोज वाली डालते हैं, जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालते हैं, अगर आपने अच्छी मात्रा में डाला हुआ है तो आपको इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कमज़ोर फसल में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो दानेदार खादें होती हैं सही से काम नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी दशा में यह NPK जो है एक बूस्टिंग का काम करेगा, एक बढ़वार में काफ़ी तेज़ी लाने का, ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी लाने का काम करेगा। तो पहला NPK हो गया 19-19-19, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे NPK के बारे में। किसान साथियों, वैसे तो बाज़ार में, मार्केट में बहुत तरह के NPK आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी फसल की परिस्थितियों के हिसाब से आपको खादों का चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि हाँ जितने कुछ आता है आप सब कुछ डाल लेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि हाँ वो जो वैरायटी है वो आपकी 40 कुंटल से ज़्यादा 50, 60, 70, 80 कुंटल तो उत्पादन दे नहीं पाएगी। तो संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा NPK आपको डालना चाहिए NPK 0-52-34। यह NPK में 52% फास्फोरस, 34% पोटास की मात्रा होती है। और मेरा खुद का ये मानना है कि आप भले ही NPK या कोई दूसरा NPK ना डालें, लेकिन जैसे NPK 19-19-19 भी आप चाहें तो हटा सकते हैं अगर आपकी फसल अच्छी है, लेकिन यह NPK आपको विशेषकर प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह NPK आप मान सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। बालियों के निर्माण में, पौधे तक भोजन पहुंचाने में, बालियों तक भोजन पहुंचाने में यह NPK काम करता है। फास्फोरस के बारे में आप जानते होंगे, जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो बाली आने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम गबोट अवस्था या गाबे की अवस्था भी बहुत जगह पे बोला जाता है, या फिर इसको गर्भावस्था भी बोलते हैं। मतलब बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में जब बालियों का विकास होना स्टार्ट होता है, उस अवस्था में आपके वहाँ पे इस अवस्था को क्या बोला जाता है
आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो इस अवस्था में NPK 05234 डालेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिलेगा? इस समय फास्फोरस जो होता है आपके पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाने का काम करता है। सामान तो नहीं ले जाता है, लेकिन जो भोजन बनता है पौधे के द्वारा, उस भोजन को पौधे के बालियों तक भेजने का काम करेगा। बालियों तक क्यों भेजेगा? क्योंकि उस समय जो विकास कार्य हो रहा होता है उसी में तो भोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। अब पौधे में इस समय बालियों का विकास होता है, तो बालियों तक जब भोजन सही से टाइम टू टाइम सही से पहुंचेगा तो बालियों का विकास भी सही से होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई चीज़ निर्माण की जाती है, जैसे कुछ भी आप मान सकते हैं XYZ। जैसे कोई एक नमकीन वाली फैक्ट्री है, बिस्कुट वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे नमकीन बिस्कुट बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे गेहूँ हो गया, फिर आटा हो गया, या जिससे भी वो बनाया जाता है, मैदा हो गया, तो उसकी सप्लाई अगर बाधित होगी तो कहीं ना कहीं उसके उत्पादन पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये काम करता है। ये सप्लाई को बाधित नहीं करवाता है, सही से भोजन को बालियों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों का विकास और सही से हो पाता है। पोटाश तो फल फूल दाने बीज के विकास में मदद करता है, तने को मजबूत बनाता है, फसल को मौसम की विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जल्दी बीमारियां नहीं आएंगी, और बालियों के विकास में ये भी काफ़ी हेल्प करता है। तो यह NPK कब डालना है? बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कोई भी NPK डालिए 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यह NPK बाली आने से पहले डालिए। एक NPK और आता है जिसका इस्तेमाल आप धान की फसल में कर सकते हैं, वो है NPK 0050। कब डालना है? अगर आपने रोपाई के समय मान लीजिए आपकी फसल में बालियाँ निकलने वाली हैं, गबोट अवस्था के आसपास की आपकी फसल हो गई है, और आपने रोपाई के समय पोटाश की कम मात्रा का इस्तेमाल किया है या कुछ गलती कर दी है, पोटाश सही से नहीं काम कर रहा है, पोटाश की कमी दिख रही है, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले भी कर सकते हैं, ताकि बालियों के विकास में पोटाश का ज़्यादा योगदान होता है तो अच्छे से हो पाएगा। आमतौर पर एक सामान्य फसल में जिसने सभी खादों का इस्तेमाल सही समय पर किया हुआ है, उस फसल में आपको NPK 0050 बालियाँ निकलने के बाद में डालना है। दाना भरते समय डालना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो इसकी भी मात्रा इस्तेमाल करनी है। इसमें पोटाश होता है 50% के आसपास, और कुछ में आपको सल्फ़र भी मिल जाता है। 17.5% सल्फ़र और पोटाश 50% इसमें उपलब्ध होता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में, अब इस समय पोटाश क्या काम करेगा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। किसान साथियों, पौधा जो भोजन को बनाता है पूरा भोजन का इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ भोजन पौधे की रिक्तिकाओं में स्टोर रहता है। रिक्तिकाओं से आप ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि जैसे हम अपना भोजन जो सुबह बनाते हैं तो हम दोपहर के लिए या कुछ शाम के लिए भी भोजन को किसी बर्तन में बंद करके या फ्रिज में रख देते हैं, उसी तरह से पौधे भी अपनी रिक्तिकाओं में भोजन को स्टोर करके रखते हैं। अब पौधे का जो भोजन स्टोर होता है, उस भोजन को ये जो पोटाश आप डालेंगे, ये जो NPK 0050 का प्रयोग आप करेंगे, यह NPK उस स्टोर वाले भोजन को पौधे के दानों तक भेजने का काम करेगा, क्योंकि इस समय दाने का भराव हो रहा होता है, जिससे दाने के भराव में काफ़ी तेज़ी आती है। दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वज़न अच्छा आता है, दाने में चमक अच्छी आती है, और दाने की मोटाई वगैरह भी अच्छी आती है। तो यह NPK कब डालना है? बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय 1 से 1.5 किलो NPK 0050 आप डाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फेस वीडियो की, अभी तक मैंने केवल वॉइस ओवर के द्वारा ही आपको समझाया है। एक नया प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। एक NPK और आता है 13045। 13045 का इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल भी बाली आने से पहले उस दशा में करें जब कुछ नाइट्रोजन की कमी और पोटाश आपने कम डाला हो। अन्यथा इसके इस्तेमाल का सही समय होता है बालियाँ निकलने के बाद। अगर आपकी धान की फसल में झंडा पत्ती जिसको हम बोलते हैं फ्लैग लीफ, उसमें अगर आपको पीलापन नज़र आता है, फ्लैग लीफ में पीलापन है, अब फ्लैग लीफ ही पौधे का लगभग आधा मान सकते हैं 45% के आसपास भोजन का निर्माण करवाती है। यानी जो ऊपर वाली पत्ती होती है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा योगदान करती है दाने के भराव में आपके पौधे में। अगर इस पत्ती में पीलापन आ जाएगा तो पौधे में भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी, पौधा अच्छे से भोजन नहीं बनाएगा, तो दाने के भराव में दिक्कत आ सकती है। तो अगर हल्का बहुत पीलापन आपको दिखता है फ्लैग लीफ में, तो आप नीचे वाली पत्ती में तो पीलापन आ ही जाता है जो एकदम नीचे वाली होती हैं, लेकिन ऊपर वाली जो फ्लैग लीफ होती है उसमें अगर पीलापन आपको दिखता है
तो NPK 13-0-45 बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालिए 1 से 1.5 किलो। ये कुछ नाइट्रोजन की कमी को भी दूर कर देगी और पोटाश भी इसमें 45% की मात्रा में पाया जाता है, यानी 13-0-45 आप डाल सकते हैं। बस ध्यान का देना है कि हमने 2 NPK आपको बताया जो दाना भरते समय आपको डालने के लिए बताया गया है। पहला NPK 0-0-50, दूसरा 13-0-45। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना है और अपने फसल के हिसाब से। पीलापन नहीं है तो सबसे बढ़िया है NPK 0-0-50। तो यहाँ पे 2-3 NPK विशेषकर आपको अपने फसल की स्थिति के हिसाब से प्रयोग करना है। तो पहली चीज़ होगी कि आपको NPK कब कब डालना है, ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं जिंक की। किसान साथियों, जिंक एक ऐसा तत्व है, अगर इसकी कमी धान की फसल में हो जाती है तो धान में निश्चित ही आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसकी कमी से खैरा बीमारी हो जाती है, इसकी कमी से आपके पौधे का विकास नहीं होता है, पौधे की बढ़वार नहीं होती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, कल्ले का विकास नहीं हो पाता है, पौधे में पीलापन ज़्यादा आता है, उत्पादन में भारी गिरावट अगर जिंक की कमी आपके खेत में हो गई तो हो सकती है। तो जिंक आपको धान में अवश्य डालना है। लेकिन जिंक आपको अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये सूक्ष्म तत्व होते हैं, अगर आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेंगे या बहुत कम मात्रा में काम करेंगे। और आपको पता ही नहीं कि आपकी मिट्टी का pH क्या है, pH चेक करने के लिए pH मीटर आता है, वो भी आप मंगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत के नहीं आते हैं। या फिर आप मिट्टी की जांच करवाने के बाद भी आप पता कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे जिंक के बारे में। जिंक का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, एक मिट्टी में डाला जाता है, दूसरा स्प्रे विधि से प्रयोग किया जाता है। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो काम कम करेगा, लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से जिंक का प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छा है। और वो भी अगर आप चिलेटेड वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया काम करता है। जिंक, यहाँ पे हम 2-3 जिंक के बारे में बात करेंगे। एक तो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी आती है जिंक सल्फेट 21% वाली, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। एक जिंक आती है चिलेटेड वाली जो 12% में आती है, जिसको हम एडिटिया जिंक भी बोलते हैं, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों के बारे में जानते हैं कि कब हमें जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, कमी के लक्षण दिखाई दे तो स्प्रे करना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय होता है जब आप प्रयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हैं तो 3 बार आपको डालना है। पहली बार 25 दिन के आसपास, दूसरी बार 45 दिन के आसपास और तीसरी बार बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना होता है गबोड़ अवस्था में, जिससे बालियों के विकास में और तेज़ी आती है। तो आपने समय उम्मीद है कि जान लिया होगा, 25 दिन, 45 दिन और बाली आने से पहले। अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में जिंक का स्प्रे करना चाहिए। 33% वाली अगर आप जिंक सल्फेट यूज करते हैं तो 700 ग्राम मात्रा हर बार आपको लेनी है। 700 से 750 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। अगर आप 21% वाली जिंक का स्प्रे करते हैं तो इसके लगभग आपको किसान साथियों 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप चिलेटेड वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 ग्राम या 120 ग्राम तक मात्रा उसकी ली जा सकती है। ध्यान का देना है, अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं जो 33% या 21% वाली आती है, इसके साथ आपको किसान साथियों यूरिया मिलाना चाहिए। यूरिया आप 2-3 किलो मिलाइए। यूरिया नहीं मिलाने वाले हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी यूज करिए। तो कोई भी जिंक को अगर आप यूरिया मिलाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पत्तियां जल सकती हैं। अगर आप सिंगल जिंक का स्प्रे, केवल आपने जिंक ही डाल के अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उससे पत्तियां जलने की संभावना बढ़ जाती है, नुकसान हो सकता है। तो या तो आप जिंक के साथ यूरिया 2-3 किलो मिला लीजिए जब आप घोल बनाइए तो उसी घोल में, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर लीजिए। किसान साथियों, जब आप मार्केट में जाएंगे तो जो पेंट वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको जो है चूना मिल जाएगा। यही पेंट वाला चूना आपको लेना है। इसको आपको क्या करना है, इस चूने को आपको पानी में भिगो देना है। आप दिन में लाइए, शाम को आप भिगो दीजिए और सुबह जो पानी उसका बचता है, कम से कम 12-15 घंटे तक भिगोए रखिए। उसके बाद जो पानी उसका बचता है उस पानी को आप जिंक में मिला के यूज कर सकते हैं। पानी को अच्छे से किसी कपड़े या छन्नी की मदद से छानने के बाद ही यूज करिएगा। आप चाहें तो यूरिया, बुझे हुए चूने का पानी और जिंक, ये तीनों चीज़ें एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसान साथियों दोनों में से कोई भी एक, चाहे यूरिया चाहे बुझे हुए चूने का पानी, आप जिंक के साथ यूज कर सकते हैं। तो 3 बार में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, मैंने मात्रा बता ही दिया है, समय बता ही दिया है, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है और आपकी मात्रा भी कम लगती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप 21% वाली जिंक को स्प्रे विधि से डालेंगे तो केवल 3 बार डालेंगे और 3 किलो ही मात्रा लगेगी। हर बार इतनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो पर एकड़ के हिसाब से है।
यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको हर बार करना है, इस बात का ध्यान देना है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट का यूज़ करते हैं स्प्रे विधि से तो केवल 3 बार डालेंगे तो 3 किलो ही मात्रा लगेगी। लेकिन वही जिंक अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो आपको लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, यानी लगभग 2 गुना से ज़्यादा मात्रा आपकी बचने वाली है, आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, स्प्रे करने का तरीका सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आप सूक्ष्म तत्वों की भी स्प्रे कर सकते हैं। सूक्ष्म तत्व का स्प्रे करना सबसे अच्छा माना जाता है मिट्टी में डालने की बजाय। कई बार इनकी कमी से भी हमारे पौधे में विकास कम होता है। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, मैंने बहुत सारी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ, जिसमें 6 चीज़ों का यूज़ करना है। पहले लेना है जिंक, आपको लेना है 33% वाले लेते हैं तो 700 ग्राम लीजिए, या फिर 21% वाली लेते हैं तो लगभग 1 किलो, या 12% वाली लगभग 100 ग्राम लीजिए। दूसरा चीज़ लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। पाँचवीं चीज़ आपको लेना है बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम। और छठवीं चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया 2 किलो। ये 6 चीज़ें आपको घोल के इसका स्प्रे करना है, इससे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर पाएंगे। ये भी सस्ता तरीका है और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद से लेके बाली निकलने से पहले तक किया जा सकता है। अगर आप कल्ले निकलने के आसपास के समय में डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कल्ले का बढ़वार फुटाव और अच्छे से होगा। अब आपको शुरुआत में सबसे ज़्यादा फोकस कल्ले निकलने पे ही करना है, क्योंकि अगर एक पौधा हुआ तो उसमें एक बाली आएगी तो उस हिसाब से आपको उत्पादन मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए एक पौधे से 2 पौधे हो गए तो सीधा सीधा उत्पादन आपका डबल हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा कल्ले उतना ज़्यादा पैदावार, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे बहुत सारी कंपनियां अलग अलग पैकेट में, फार्मूले में भी बना के देती है। जैसे आप सागरिका वगैरह भी यूज कर सकते हैं। सागरिका दानेदार आता है, सागरिका लिक्विड आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने स्प्रे वाला तरीका चुना हुआ है तो लिक्विड की ही बात करते हैं। सागरिका लिक्विड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं। तो सागरिका इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। बहुत सारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड धान में कम से कम 2 बार डालिए, अधिकतम 3 बार भी डाल सकते हैं। पहली बार कल्ले निकलते समय, दूसरी बार बालियाँ आने से पहले, तीसरी बार बालियाँ निकलने के बाद। लेकिन अगर आप 2 बार डालते हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली बार कल्ले निकलते समय डाल लीजिए और दूसरी बार बालियाँ आने से पहले डाल लीजिए। तो समय आपने जान लिया, मात्रा भी आप जान लीजिए। 250 ml से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका लिक्विड या सागरिका तरल जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है। जो द्रव्य रूप में आती है उसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि ग्रोथ प्रमोटर अगर आप डालते हैं तो बस एक बात का ध्यान दीजिए कि आपको ग्रोथ प्रमोटर तब डालना है जब आपकी फसल में देखिए कि हाँ अच्छे से विकास नहीं हो रहा है। हालांकि आप डाल सकते हैं बेझिझक, इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी है, हरी भरी है, पहले से ही अच्छे कल्ले आ रहे हैं, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला भी डाल दिया है, तो आपको अलग से पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डाला हुआ है तो आप इसको भी डाल के कुछ सूक्ष्म तत्व की पूर्ति कर पाएंगे और पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स की भी पूर्ति कर पाएंगे, जिसमें जिब्रेलिन, साइटोकिनिन तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के बारे में। इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि नैनो यूरिया के बारे में कुछ अपवाद आप सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती है। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, मैं ऐसा रिकमेंडेशन तो नहीं कर रहा हूँ कि आप यूज ही करिए, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है मतलब ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हाँ कब इस्तेमाल करना है अगर आप डालने वाले हैं तो आप मात्रा जान लीजिए। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम नैनो यूरिया की बात करें, आप धान की फसल में नैनो यूरिया जो आप बाद में डालते हैं उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2-3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप नैनो डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। अब इसका इस्तेमाल आप कब करिए, नैनो डीएपी के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करते हैं। फ़िलहाल नैनो डीएपी के बारे में अगर हम जानें तो मान लीजिए आपने जो है
रोपाई के समय कम डीएपी का इस्तेमाल किया है, तो बाद में आप नैनो डीएपी के द्वारा भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाद में दानेदार वाली डीएपी डालेंगे तो वो सही से काम नहीं करती है। या फिर आप कुछ एनपीके आते हैं डीएपी जिसमें मतलब फास्फोरस जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे एनपीके 1261 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो अगर आपने फास्फोरस रोपाई के समय कम डाला है तो इसका भी प्रयोग आप बाद में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी खादों के बारे में आपको बताया जिसका इस्तेमाल आप स्प्रे विधि से कर सकते हैं। एक चीज़ बचा है, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अच्छा काम करता है, स्प्रे विधि से भी डाल सकते हैं, मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेशियो में इसको बनाती हैं, तो मात्रा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान से सुनना भी है कि जिस भी कंपनी का आप यूज करिए तो उस पर आपको उसकी मात्रा लिखी मिल जाएगी, या फिर आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं कि हाँ इसमें कितना परसेंटेज जो है ह्यूमिक एसिड है और हमें कितना इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल जो 98% वाली आती है, लगभग 2 ग्राम के आसपास, जो 98% वाली पाउडर फॉर्म वाली आती है, लगभग 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना होता है। 2-3 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड वाली भी आती है, उसका भी लगभग इतनी मात्रा, लेकिन हाँ कौन सा है कितनी मात्रा में ये आपको चेक करना है। तो अगर आप मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो 98% वाली जो आती है, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी होता है, लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करने वाले हैं तो 98% वाला जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे की मात्रा बताई गई है। बाकी की जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं उसमें उसका जो मतलब मात्रा है ह्यूमिक एसिड की वो अलग या कम ज़्यादा हो सकती है। तो सभी पे जब भी आप ख़रीदने जाएं तो उसका लेबल आप चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा होगा बोतल में या फिर पाउडर फॉर्म वाली पैकेट में, या फिर आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सा कितना डालना है। तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी। कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम भी ह्यूमिक एसिड का होता है। यानी ह्यूमिक एसिड अच्छा काम करता है जड़ विकास में, कल्ले के फुटाव में, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करता है। अब वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लेंथ की वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में एक नए विषय पे बात करेंगे। आप चाहें तो कमेंट करके हमें बताएं कि हम किस विषय में आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करें। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ एनपीके, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ ग्रोथ प्रमोटर के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें स्प्रे विधि से प्रयोग की जाती हैं, जिसमें कुछ दवाएं होती हैं, यानी कीटनाशी होता है, कुछ फफूंदनाशी होता है, कोई खरपतवारनाशी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इनके ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कोई धान में कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, उसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। आपको उसके बारे में जिस विषय पे ज़्यादा कमेंट आएगा हम उस विषय पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और SRJ खेती चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाई के साथ साझा करें, ताकि उनको भी खेती बाड़ी के संबंधी जो जानकारी नहीं मतलब मौजूद है, या जो जानकारी नहीं वो जानते हैं, उसको भी अच्छे से पता चल सके। और वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।